आप इस वीडियो में देखेंगे जो पूरा भारत है उसको कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, क्योंकि जहां पर जितने ज़्यादा भूकंप आते हैं उस आधार पर इनको बांटा गया है। तो पूरे भारत को बेसिकली 4 जोन में बांटा गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका जो नाम है वो ऐसा है जोन 2, 3, 4 और 5। यानी इन जोन की जो शुरुआत हुई है वो 2 से शुरुआत हुई है, जोन 2 से लेकर जोन 5 तक। पहले जोन 1 भी था लेकिन उसको बाद में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इसलिए अब जो बचे हैं वो टोटल 4 जोन बचे हैं और जिनका जो नामांकन है जो शुरू होता है वो 2 से शुरू होता है। तो इस प्रकार देखा जाए जाता 5 तक है, लेकिन पूरे भारत को 4 सीज्मिक जोन्स में बांटा गया है। जैसे जैसे जोन्स की संख्या बढ़ती है, जोन 2, 3, 4, 5, तो रिस्क जो है वो अर्थक्वेक का क्षेत्रों में बढ़ने लगता है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे ज्यादा भूकंप किस क्षेत्र में आते होंगे, तो जोन 5 में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और सबसे कम आएंगे जोन 2 में। तो अगर आप यहां पे देखें, इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि ये रहा असम वाला क्षेत्र, असम और अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है ये जोन 5 में आता है। इसका मतलब यहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं, ये हाईली रिस्क, यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है भूकंप का। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कच्छ वाला जो रीजन है यहाँ पर भी भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, ये भी जोन 5 में आता है। ये रेड कलर से मार्किंग दिख रही होगी। फिर आप यहाँ पे देखते हैं ये बिहार का क्षेत्र है, बिहार का वो भी उत्तरी क्षेत्र है, बिहार का उत्तरी क्षेत्र ये भी जोन 5 में आता है। और जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र जो है वो भी जोन 5 में आता है। यानी ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर बहुत अधिक रिस्क है अर्थक्वेक का, भूकंप के आने का। फिर बाकी अगर आप देखेंगे तो बाकी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि कहां कहां सबसे कम है। तो ये नीला वाला देख रहे हैं आप, ये वो क्षेत्र है भारत का जहां पर भूकंप बहुत कम आते हैं। फिर अगर हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको एक फैक्ट पता चल जाता है कि लगभग पूरे भारत का लगभग जो 60% क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप जो है, भूकंप के जो खतरे हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, और उसमें से भी अगर मैं बात करूं तो लगभग 11% क्षेत्र पूरे भारत का ऐसा है जहां पर सबसे अधिक खतरा है किसका, भूकंप का। फिर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आप यहां मैप देख सकते हैं। तो ये रेड वाला आप एरिया देख रहे हैं, तो ये जो क्षेत्र है ये जनरली नर्मदा और सोन घाटी का क्षेत्र है, नर्मदा और जो सोन घाटी है उसका क्षेत्र है। और यही जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में भूकंपीय गतिविधि की नजरिए से बहुत अधिक सेंसिटिव है। यानी इन क्षेत्रों पे मध्य प्रदेश के अधिकांश भूकंप जो है वो आते हैं। आप देख सकते हैं रेड में ज्यादा इंटेंसिटी है और इसका प्रभाव इधर तक दिखता है ना। अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वैसे हालांकि आज तो मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 52 जिले हैं, बट ये थोड़ा सा पुराना डेटा है। इस हिसाब से यहाँ पे आप देख रहे हैं 50 जिले दिख रहे हैं। तो अगर देखा जाए 50 जिलों में से तो 28 जिले जो हैं वो जोन 3 में आते हैं और 22 जिले जो हैं वो जोन 2 में आते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में जोन 5 वाला जो है और जोन जो 4 वाला जो है वो क्षेत्र नहीं है। मतलब मध्य प्रदेश में भूकंप तो आएंगे लेकिन उतनी ज्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि जो जोन 5 होता है वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होती है। और ये दूसरे मैप से भी आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से कि कौन सा क्षेत्र है जो किसके लिए ज्यादा खतरनाक है, भूकंप के लिए। तो ये रेड से आप देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये चीजें थोड़ी सी समझ में आई होगी आपको। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अब हम बात करते हैं भूकंप को किसमें मापा जाता है। देखिए भूकंप को मापने के 2 पैमाने हैं, 2 स्केल्स हैं। एक पैमाना है रिएक्टर स्केल और दूसरा पैमाना जो है वो है मेरसाली स्केल या मेरसाली पैमाना। दोनों पैमानों में काफी अंतर है। पहला पैमाना जो है जिसको हम रिएक्टर स्केल बोल रहे हैं उसमें अगर हम मार्किंग की बात करें तो 1 से लेकर 10 तक मार्किंग होती है। इसके विपरीत जो मेरसाली स्केल है उसमें 1 से लेकर 12 तक मार्किंग होती है इस स्केल के अंदर। दोस्तों लेकिन दोनों में जो है ना, इन दोनों पैमानों में काफी अंतर है, काफी डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, जहां रिएक्टर स्केल जो है हमें भूकंप की तीव्रता के बारे में जानकारी देती है और इसको इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मापा जाता है। वहीं मेरसाली स्केल जो है ना वो भूकंप के जो प्रभाव हुए हैं उसके बारे में हमको जानकारी देती है।
और इसको स्केल से नहीं मापा जाता, इसको फिजिकली जो लोग हैं या जो साइंटिस्ट हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि भूकंप के कारण कितनी क्षति हुई है और उसके आधार पर इस स्केल पर उसकी मार्किंग होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि दो स्थान है जहां पर आप देखिए कि सेम तीव्रता का भूकंप आता है, सेम इंटेंसिटी का भूकंप आता है। तो रिएक्टर स्केल पर आप देखेंगे तो जो रीडिंग आएगी वो तो सेम आएगी, लेकिन अगर हम मेरसाली स्केल पर देखेंगे तो ये रीडिंग अलग अलग हो सकती है। क्यों अलग अलग हो सकती है? तो वो ऐसा है कि हो सकता है कि जो दोनों स्थान पे भूकंप तो सेम आया, लेकिन एक जगह आप देखते हैं कि तबाही क्या हो गई, बहुत ज्यादा तबाही मच गई, और दूसरी जगह आप देखेंगे तो तबाही क्या है, बहुत कम हुई। तो जहां तबाही ज्यादा मची वहां मेरसाली स्केल की जो रीडिंग है ना वो ऑटोमेटिकली बहुत हाई आएगी, और जहां पर तबाही कम है वहां पर जो रीडिंग है वो क्या होगी, मेरसाली स्केल पर वो कम दर्शाई जाएगी। तो आपको बात समझ में आई कि भूकंप तो दोनों जगह सेम तीव्रता का आया था, तो वहां पर रिएक्टर स्केल सेम इंटेंसिटी शो करेगी, सेम रीडिंग शो करेगी, बट वहां पर जो प्रभाव हुआ ना वो क्या हुआ, बहुत अलग हुआ। एक जगह ज्यादा विनाश हो गया और एक जगह कम विनाश हुआ, तो मेरसाली स्केल पर रीडिंग अलग आएगी। तो मैंने आपको बताया कि जो मेरसाली स्केल होती है, भूकंप आने के बाद वहां पर भूकंप का क्या प्रभाव पड़ा, कितना विनाश हुआ, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो आपको आई होप दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस जो है समझ में आ गया होगा। तो पहले हम रिएक्टर स्केल पे बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया रिएक्टर स्केल जो है उस पर 10 तक की मार्किंग होती है। तो होता यह है कि अगर 3 तक रीडिंग आ रही है तो ज्यादा कोई क्षति नहीं होती है, हल्का सा भूकंप होता है, तो हो सकता है कई बार हमको पता भी ना चले कि भूकंप आया था, ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में मेजर हो जाएगा। लेकिन 3 से 5 तक की अगर रीडिंग है तो फिर पुरानी इमारत जो है उसमें आप देखेंगे तो दरारें आ सकती हैं, और 5 से 7 की रीडिंग आ रही है तो इसमें सड़कों पर दरार आ जाएंगी, झटके बहुत अच्छे से, काफी अच्छे से हमको महसूस होंगे। और अगर 8 के ऊपर रिएक्टर स्केल रीडिंग देती है तो इसका मतलब है कि जो मकान है ना वो भर भरा कर गिर जाएंगे, यानी बहुत अधिक विनाश होगा 8 और 8 के ऊपर में, ये रिएक्टर स्केल पर। फिर अगर हम बात करते हैं मेरसाली स्केल पर, तो पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको मेरसाली स्केल क्यों बोल रहे हैं। तो मेरसाली स्केल एक्चुअली जिस साइंटिस्ट ने इस पैमाने को बनाया था उस पैमाने के नाम पर ही इसको, उस साइंटिस्ट के नाम पर इस पैमाने को मेरसाली स्केल कहा जाता है। ये जो मेरसाली थे ये ज्वालामुखीविद थे, यानी कि ज्वालामुखी का अध्ययन करते थे, और इन्होंने इसको इजाद किया था। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया कि मेरसाली जो है, जो स्केल है, हमको भूकंप का धरती की सतह, मनुष्य और प्राकृतिक वस्तुओं के ऊपर उस भूकंप का क्या प्रभाव पड़ा उसको एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है। यदि मेरसाली स्केल में 1 की रीडिंग है तो इसका मतलब है कि भूकंप हमको महसूस ही नहीं हुआ, ठीक है। और अगर इसकी रीडिंग 12 तक है, 12 पे है, तो इसका मतलब है कि भैया महाविनाश हो गया है। और ये जो मेरसाली स्केल है इसके जो प्रभाव है आप देखेंगे तो भूकंप की जो दूरी है के साथ साथ क्या हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जहां भूकंप का सेंटर होता है वहां पे ज्यादा विनाश होता है, तो इसलिए मेरसाली स्केल की रीडिंग वहां ज्यादा आएगी। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उस सेंटर से, भूकंप के केंद्र से, तो फिर वहां पर आप देखेंगे तो विनाश थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए इसकी रीडिंग जो है वो चेंज हो जाती है। तो मुझे लगता है आपको ये दोनों स्केल समझ में आई होगी और थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी